कितने मतलब टोटल पार्टिसिपेंट से अभी, मतलब कितने अभी ट्रेनीज सर है जो? 13-14 तो ऑनलाइन हो जाएंगे सर अभी। ओके ओके ओके, हाँ 11 तो आ ही गए। और और सर कोई? एक आ रहा है अभी बीरबल भी है, हाँ शायद आपसे मिला था, बीरबल भी होगा अभी। हाँ ओके हाँ। हाँ, अभी कहाँ पे है आप? सर रायगढ़ अभी में? घर आया हुआ था। नहीं सर, अभी घर आया, हाँ रायगढ़ में सर। अच्छा ओके, रायगढ़ में ही। हम्म। तो चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, हाँ सर। ये लोग आते हैं तो। ठीक है। हाँ सर। और बताइए, प्रियंका, प्रियंका इज फ्रॉम, प्रियंका। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Sir, fine. या आप अभी कहाँ से, रायगढ़ में है? नहीं सर, जांजगीर में। ओके, जांजगीर में, ओ ठीक है। अभी अविनाश, अविनाश, चलो स्टार्ट करें हम, या और कोई आएंगे? 14 पार्टिसिपेंट्स तो आ गए। रुपेश? मैं अनुपम बोल रहा था सर। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ स्टार्ट कर सकते हैं ओके सर। ओके आएंगे सर अभी। सर सभी आ जाएंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 मिनट के अंदर में सब आ जाएंगे। सर ओके ओके, नो इशू। 5 मिनट रुक जाइए सर। ठीक है ओके। And in between we can have an interaction and introduction session also. रुपेश को तो मैं जानता ही हूँ, रुपेश से तो मिला ही हुआ हूँ। हाँ सर। and अविनाश, या अविनाश है अभी? अविनाश तो आ तो रहे हैं, अविनाश महांती आई थिंक। अमीशा, अमीशा सरकार। Yes, sir. या अमीशा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? या फाइन, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। या एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, अमीशा कुछ बोल रहे थे? सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं बोला कि आप अभी कहाँ पे, यू आर फ्रॉम? सर बिलासपुर। बिलासपुर, अच्छा। यू कैन गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप चाहेंगे तो। Sir, about myself. या Sir, I have completed my bachelor's in mechanical engineering ओके, फ्रॉम, from Chowk से बिलासपुर। ओके, इन द ईयर, कौन सी ईयर्स में? 2017। 2017। Yes, sir. ओके, गुड। एंड दिस अभिषेक, Good evening, sir. या गुड आफ्टरनून, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. आप कैसे हैं? मस्त सर। आप कैसे हैं सर? हाँ बस ऑल गुड। Yes, sir. बोलिए, आपका Sir, I am इंट्रोडक्शन। from electrical and electronics engineering from OP Jindal University. Okay, that's what I have seen you some at OPJU I think. आप कौन सी बैच के हैं बताइए? 2019. 2019 ना? हाँ मैं देखा हूँ, फिर आपको, आपकी फोटो आ रही है इसमें, हाँ सर। मैंने आपको देखा हूँ फिर। गुड। हो सकता है सर कॉलेज में मिले होंगे। मैं आपको मिला हूँ कॉलेज में। आप उस प्रोजेक्ट में थे क्या, जो सोलर व्हीकल जो बना रहे थे टीम? नहीं सर, टीम में नहीं था, बट मैं प्रोजेक्ट में हेल्प होता। मेरे फ्रेंड लोग थे उसमें, दीपक मिश्रा वगैरह हाँ, थे। उसमें मैंने आपको कहीं देखा हूँ, कुछ एक से इवेंट में हाँ मैंने सर, गया मैं हूँ। उनके साथ था कई बार।
चलिए अभी कैसे चल रही है प्रिपरेशन, पढ़ाई? कुछ लॉकडाउन में तो आपको ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि घर में है। हाँ सर, अभी तो नहीं, अभी तो हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग हॉस्टल में ही रुके हुए हैं, हम लोग यहीं फंस गए हैं। हम्म। अच्छा, अभी तो आप हम लोग यहीं पे यहीं ही पे हैं। हॉस्टल में? हाँ ओ सर, अच्छा जिप अच्छा, जिप हॉस्टल में ही है। गिफ्ट हॉस्टल में ही। ये तो बिरबल भी हाँ आ सर। गया। हाँ, हम लोग वही हम्म। 5-6 लोग बचे हैं, बिरबल सर भी यहीं पे हैं, हम लोग मतलब ऐसे 5-6 लोग यहाँ पे फंस गए हैं, बाकी सब लोग चले गए घर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसमें जितनी टाइम मिल रही है उसको। या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया है सर, आप कैसे सर? बस ऑल फाइन। चलिए ठीक है सर। अच्छी चल रही है। चलो। चलिए स्टार्ट कर दी Okay. सर सर। Sure, sure, sure. हाँ Okay. Okay, let's start the topic. So, फिलहाल let me introduce. Many people might have known me, and I am Chinmay Das. Actually, I am basically a mechanical engineer, passed out in the year 2008, and joined here as a GET. And then, yeah, some chat. Okay, Birbal, are you saying something? नो सर। Okay, no issue. Yeah, then I joined at JPL as a GET, and from then I worked at in mechanical maintenance department for around 6 years. Then I got transferred to the technical service, and was working till now. I am working as a technical assistant to the station head, and I am assisting on the technical things to station head as well as the top management. And I'm very much happy to have an interaction with you all on the topic this maintenance planning, and what are the plans we do and execute during the planning, and how the maintenance planning department works, and what are the activities they perform, various activities like short-term planning and long-term planning. And am I audible to everybody, or if there will be any technical glitches, then you can tell me immediately, right? No, sir, you're audible. Yeah, all fine. Take care. Okay, thank you. And we can start with this topic. Just a minute. Yeah, I'm sharing my screen so that I can go through the presentation and try to explain every bit of the presentation and the technical details. Wherever you have doubt, you can ask me immediately, so that we can further move the course and the session so smoothly that actually it helps you to understand the things in the right manner. Yeah, is my screen visible to everybody? Yes, sir. यस सर। Yeah. Okay, let's start with this. And I have previously also I have given this presentation to some of my colleagues here, and I am showing that presentation with a little bit of changes, and I think the session will be interesting to you, and you will learn something from this session. Now, this presentation is basically contains the different types of maintenance activities we do, and mainly how we plan our activities and maintenance kind of things of equipments, that the objective of the maintenance gets fulfilled. The main thing is that doing the maintenance and doing the maintenance in the right way are two different things. For example, we can say that suppose my bike or car gets some defects, I can I can do that maintenance with the help of a local garage. I take my vehicle to the local garage and I can do the maintenance, as well as I can do that maintenance by taking my vehicle to the service center also. But you have also experienced that the maintenance strategies and the way the mechanic does the maintenance differs in a local garage and in the workshop or the service center, because the service center who are experienced personnel for the maintenance, they follow some strategies and planning,
some SOPs, standard operating procedures, like kind of things. And this local guy may not following these strategies. That is the basic difference, and that's the thing why we study this planning of doing a maintenance of the major equipments as well as the plant. Let's start with this. And in the introduction, why at all we need this maintenance planning, and why at all we need a department which plans the maintenance activities, what are the core maintenance teams does. Because in today's competitive world, to stay leader in the field of power generation, the power that we send to our consumers and customers, that must be quality power. What does this mean, quality power? Power is power. Then why I am using this word quality? Because this quality power means if I am committed to send power to one of the utilities, then I must send power as per the commitment to the end user. That's what is called as the quality power. That means no breakdowns on plan and force outage. There should not be any non-availability of the equipments which hinders me to send the quality power to the end consumer. That means we are committed to supply with maximum reliability, which can only be supplied by plants carrying out maintenance in a planned and systematic way. What does this mean by planned and systematic way? Planned and systematic way means that we plan to do the maintenance in such a way that the end consumer or the customer's requirement doesn't get affected. And we plan and do the maintenance between that planned phase so that everything is predictable. We don't go into the world of unpredictability. We try to reduce it so that this uncertainty in the business goes away. And this is the basic need of maintenance planning department, and planning the maintenance activities in advance and in a systematic way and strategically. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes. Yeah, thank you. Thank you so much. Wherever you will have any doubt, you please ask me, right? Okay, sir. Okay, sir. Yeah. But if you goes back to 1950s or 60s or 30, 40 years back, we were doing the maintenance, but earlier planning for maintenance was carried out only on the basis of preventive maintenance. Gradually, we were doing the preventive maintenance because suppose your vehicle, you are checking the engine oil, you are checking the air filter, and this periodic checkups, this pressure of the tires, wheels, all these things are the preventive maintenance. We do the preventive maintenance so that the equipment or machinery doesn't give way when it is ought to does its service to produce power. That's why we do the preventive maintenance, कि ये रास्ते में जाके कहीं टूट ना जाए, तो इसी के लिए हम preventive maintenance करते हैं. And this preventive maintenance has got its importance today also, but at the same time we are doing we are just shifting or transitioning to modern maintenance systems that is called predictive maintenance using condition monitoring techniques. आप सोचिए कभी कभी अगर हम preventive maintenance करते हैं, कभी कभी हम ओवर मेंटेनेंस भी कर लेते हैं इक्विपमेंट पे. सपोज इंजन ऑयल, मेरा गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली नहीं है, सपोज 8,000 किलोमीटर चली है या 10,000 किलोमीटर का गाइडलाइन है, हो सकता है कि तब तक मेरा इंजन ऑयल इंटैक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी वो लूज नहीं की है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो एज पर द शेड्यूल वी चेंज द इंजन ऑयल एंड वी इनकर कॉस्ट. एंड टू अवॉइड दोस थिंग्स, कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, हम अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ओनली नहीं करेंगे, साथ साथ हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी करेंगे कि हम उसकी इक्विपमेंट का कंडीशन मॉनिटरिंग बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स एंड मॉनिटरिंग द इक्विपमेंट पैरामीटर्स,
we can well predict that the equipment is going to give way or going to produce some defects in the near future, so that I can do the maintenance now. By monitoring the indicators or parameters of the equipment, we do the predictive maintenance. That means maintenance engineer predicts some kind of defect in the near future by observing or by monitoring the parameters of the machine or the equipment. That's what is the basic of predictive maintenance using condition monitoring techniques. And we will learn the techniques later on. Let's go ahead. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you, sir. Now coming to the next slide, there are different techniques used for predictive maintenance of different types of equipments. इसको हम अभी के लिए थोड़ी सी predictive maintenance को मैं बाद में ले जाऊंगा, अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ. The main objective of planned and systematic maintenance, including overhauling, is to revive. हम maintenance की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए कि when the equipment runs for a longer period, its performance and effectiveness gets deteriorated day by day. And when it deteriorates to a certain level, we plan for the maintenance. And हम maintenance करते क्या है? What is the objective? We ensure that availability is maximized. We ensure that downtime of the equipment is reduced. And also, we try to bring back the health of the equipment to the near original situation or original position. जब मैंने नया एक equipment खरीदा था, वो जैसे perform कर रहा था, मैं maintenance करने के बाद I expect that at least that equipment should perform as if it is new or near new. Right? This is the main objective of maintenance. लेकिन जब हम business में जब हम हमारी plant को maintenance करते हैं, हम साथ ही साथ हम और एक factors को भी मन में रखते हैं, that is the cost. Because every business always concentrates on minimization of cost, which is otherwise called as cost leadership. हम कोई भी business आज के competitive world में कोई business अगर sustain करेगा तो उसका fundamental से कि reduce the cost and increase the profit or revenue. That's what the basic fundamentals of every business. So in maintenance also, we ensure that our maintenance must be done in a so effective way that the objective of the maintenance gets fulfilled, that is availability of the equipment gets maximized and downtime is reduced, at the same time with optimum cost or with minimum cost. That's why this whole maintenance planning and this maintenance planning department and all these plans gets evolved. Now coming to the next slide, how we can achieve this. This is generally achieved by replacing the components wherever possible, following proper repair procedures. Here we follow some procedures. If you follow some procedures, then the committing mistakes becomes less. That's why the written procedures is given to the maintenance engineer that these are the activities to be done and this is how it is to be done. The above activities have to be planned meticulously since they are expected to be completed in a pre-decided time schedule. अभी एक थर्ड फैक्टर आ गया, हम मेंटेनेंस भी करेंगे, कम कॉस्ट में भी करेंगे और विद इन शेड्यूल टाइम भी करेंगे. ऐसे नहीं कि कोई इक्विपमेंट को अगर हम मेंटेनेंस में लेते हैं वी विल टेक इट फॉर एवर. हमको एक टाइम पीरियड, एक फ्रेम मिलता है, टाइम फ्रेम, सपोज विद इन 20 days or within 2 days, within 3 days we will have to finish the maintenance. That's what is the schedule. We prepare the schedule for the maintenance and then again we break down that schedule to the sub activities, that कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में होगा. We will also discuss the charts and how we prepare the charts for the maintenance of the equipments and the machines and for the plants. Since planned and properly executed maintenance helps in reducing the unplanned shutdowns and failure and in turn leads to increase in plant availability.
it is utmost important to follow proper quality assurance management norms during overhauling and other maintenance works. तो क्या क्या factors हमारी आ गई? One is doing the right maintenance to reduce the downtime and increase the availability of the machine. Second, at minimum cost. Third, in the decided time schedule, we will have to finish the maintenance. Fourth, we ensure the quality of the maintenance. And in fact, this quality of the maintenance is linked to the first point to reduce the downtime and increasing the availability. If the availability gets increased, that means we expect that we have done the maintenance in quality. And the fifth point, though it is not so relevant to this, but we ensure that the safety during the maintenance activity, we follow the safety guidelines as prescribed in the plan and for the machineries, right? Is there any doubt so far? Sir, downtime is sir. हाँ बताइए downtime. Sir, downtime मतलब क्या समझ नहीं आया सर ये downtime क्या? अच्छा, downtime ये है कि सपोज आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है? Yes sir. तो आप सपोज एक बाइक चलाने के लिए आप आपकी बाइक को रेडी रखते हैं, तो दैट इज 24 आवर्स रेडी। तो दिस मींस आपकी 24 घंटा आपकी बाइक अवेलेबल है टू हैव ए ड्राइव, राइट? अगर मान लीजिए इस बीच में आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी तो आप चला नहीं पाओगे, राइट? तो अभी आपकी मान लीजिए वो बाइक आपकी 2 घंटा के लिए कुछ ब्रेकडाउन हो गई, अब चला नहीं पाए। दिस ब्रेकडाउन पीरियड इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डाउन टाइम, कि आपके मशीन अभी 2 घंटा के लिए चल नहीं पाएगा, दैट इज डाउन टाइम। ठीक है, कहीं डाउट है? No sir. And am I clear to everybody what is downtime? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, should I move further? Yes, sir. Yeah. Then where from this concept of maintenance planning came, Yes, and sir. what is the concept? Yeah, the maintenance management system for any plant is conceived and designed based on कैसे हम maintenance planning करेंगे कैसे? Now the maintenance planning is done with work control and feedback concept, in which all maintenance activities are predetermined with its standard input like work instruction, manpower, tools, spares and estimated completion time. हम कभी अगर प्लान करते हैं तो we do the detailed planning for the maintenance activities. If we do not do the detailed maintenance planning activities, then chances are there that we are ready with 4 factors, but due to the unavailability of the 5th factor, we do not able to carry on the maintenance work. Like suppose we have the work instruction, we have the sufficient manpower to do the maintenance, we have the spares, and but we don't have the tools to open the machine or something like that. Then every other factors will remain idle. अगर मेरे पास मान लीजिए सब्जी बनाने के लिए 5 चीजें हैं और 6वां चीज सपोज नमक नहीं है, तो क्या मेरी सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसी तरह अगर हम एक मेंटेनेंस एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, वी प्लान एवरी फैक्टर्स ऑफ द एक्टिविटीज। हमको जो जो चीजें चाहिए हम हर चीज की प्लान करते हैं। The prime objective of the system is to ensure accountability of related departments, persons in respect of timely and qualitative completion of each job. The success of this maintenance management system largely depends on timely allocation and efficient arrangement of resources required for each maintenance job. Here lies the importance of maintenance planning department. अब मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट इसीलिए हम बनाते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करके हर चीज को एक कोऑर्डिनेटेड एंड कोहेसिव वे में मेंटेनेंस एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं और इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशन को
और को इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को वो इंश्योर करता है to carry out the maintenance activities of the equipments and plants in a smoother way. Right? Am I clear? Yes, sir. Thank you. Just a minute. Oh, somewhere I am stuck up. हाँ, ठीक है. ये एक schematic diagram है. How this maintenance planning and the maintenance planning department does and what these people do. और वो मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट का बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो है दे आर द कस्टमर्स ऑफ द मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट. लाइक हमारी प्लांट में ओनली तो एक मैकेनिकल मेंटेनेंस नहीं है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, सिविल मेंटेनेंस है, C&I है, and other allied departments which are linked to the plant operation and maintenance. Those departments are also there. Operation is also there. Operation gives its requirement and raises the defects and the different kinds of problems it is facing or it faces day to day basis. Those things they give feedback to the maintenance planning department. And maintenance planning department, in coordination with all the maintenance departments and allied services, they ensure the maintenance and upkeep of that equipment so that their major customer, that is operation department's objectives get fulfilled, and this operation, the satisfaction of the operation people gets to the maximum, right? That is the work of the maintenance planning department. Let's see the functions, how this maintenance philosophy and the maintenance department derives a maintenance plan. This maintenance philosophy in this way, like maintenance process structure, performance indicator. Suppose हमने एक machine, take for example हमने ID fan का example ले लेते हैं. ID fan का अगर maintenance philosophy develop करना है, so first of all, we will have to go to the details of the ID fans. And just a minute, excuse me. सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई भी मेंटेनेंस फिलॉसफी, अगर मेंटेनेंस शेड्यूल हम बनाते हैं या फिर एक इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने जाते हैं, तो हम उसका पहले जिस इक्विपमेंट का, सपोज आईडी फैन का मुझे मेंटेनेंस करना है, तो आई विल हैव ए मेंटेनेंस प्लान. अब वो मेंटेनेंस प्लान को मैं कैसे डेवलप करूंगा? तो उसमें क्या होती है कि मैं पहला चीज है कि मेंटेनेंस आईडी फैन में अगर मैं मेंटेनेंस करना चाहता हूं, कितनी टाइप की मेंटेनेंस मैं उसमें करता हूं. सपोज मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, या उसकी ओवरऑलिंग, कंप्लीट ओवरऑलिंग करना है, या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए पहले मुझे इन इक्विपमेंट के ऊपर आइडिया होना जरूरी है. तो उसके लिए फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मेंटेनेंस आइडियाज, the basic thing to have the idea of the equipment is to go to the OEM recommendations and the OEM manual for that equipment, right? कभी भी अगर आप मेंटेनेंस करने जाते हैं तो पहले आप OEM manuals को देखिए और उसका recommendations को देखिए, और उसमें ट्रबल शूटिंग भी एक पार्ट दिया हुआ होता है. आप अगर वो ट्रबल शूटिंग को अच्छे से देखेंगे तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है या जो डिफेक्ट्स, पॉसिबल डिफेक्ट्स आ सकती है और उसकी शॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा वो उस पे लिखा रहता है, राइट? सेकेंड थिंग, यू विल हैव टू डेवलप ए प्लान and you will have to ensure that the spares and consumables required for the maintenance of that machine must be there. तब भी जाके आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं. सपोज आईडी फैन की एक बियरिंग डैमेज हुआ
until and unless you have a spare bearing, you cannot do the maintenance, right? अगर आपने खोल के उसको बैठ भी गए में आईडी फैन को, तब भी आप नहीं कर सकते हैं until and unless you get a bearing for the replacement. तो इसीलिए मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक और भी एक एक्टिविटी होती है कि स्पेयर मैनेजमेंट करना, स्पेयर की प्लानिंग भी करना. Though it is a major activity of the maintenance departments, still then maintenance planning भी उसका एक रिव्यू करता है और वो इंश्योर करता है कि क्रिटिकल इक्विपमेंट्स का स्पेयर पार्ट्स है कि नहीं, right? And that's what is called the monitoring is one of the major work of maintenance planning department and for the maintenance planning. And this performance indicators, what does it mean? It means the operating parameters or the measure or the indicators and the various parameters. Suppose ID fan के लिए अगर मुझे उसका देख सकता हूँ मैं vibration, oil temperatures, and those of the how much flow it is giving and what is the for this BFD system which is installed with the ID fans, then what are the parameters I am getting from those things. Those are the performance indicator which indicates the healthiness of the equipment. And this is one of the activity before doing the maintenance planning, that you should monitor the indicators and what are the equipments, how does it indicate through its indicators that how much it is healthy, right? And this next comes the continual improvement. Through this maintenance plan and this maintenance planning department, we also improve continually, though it is incremental, but we try to improve continually towards achieving the major objectives of the maintenance strategy. That means reducing the downtime, optimizing the cost, doing the maintenance in the scheduled time and with quality and with safety. And we also take the help of some analytical tools to know the healthiness of the equipments and to monitor the performance and monitor the activities of the different various maintenance departments altogether. We use some analytical tools. Let's discuss it one by one. This screen is getting stopped up. Yeah. Now everyone are seeing this slide, this major functions of MTB? Yes, sir. Yeah, thank you. So far, any doubt? No, sir. Okay. Just give me 1 minute time. Now, these are the major functions of MTP, that is daily work scheduling and planning. Daily basis पे हम कौन सी equipment को maintain करेंगे और किसका maintenance activities को हम carry out करेंगे. Those things we discuss and do and monitor by this maintenance planning department. Also, maintenance planning department does the condition monitoring. Condition monitoring, I have already discussed that the parameters or the performance indicators of the equipment gets monitored in a day, in a periodic and some cases it is day-to-day basis, and so that the conditions of the equipments can be determined, that whether this condition of the equipment is getting deteriorated and is there any likeliness that the equipment will give its way or is going to have the breakdown. From those by monitoring those parameters, we can do the maintenance in advance. And also it includes condition monitoring, also includes the oil analysis,
for this mechanical impurities and other things, because the lube oil is the, you can say that lubricating oils for this bearing and the gearboxes, these oils goes on circulating. So these, the properties of the oil, if we do the test of these oil samples, this also gives many indications about the healthiness of the interiors or internals of the equipment. Suppose for the mill lube oil system, if we take the lube oil, this sample of the lubricating oil and do the testing, we can know the mechanical impurities, and if mechanical impurities goes high, that we can predict, or the maintenance engineer can predict that there must be some defects in the gearbox or some mechanical parts, because some wear and tear is happening. That's why the mechanical impurities is becoming high. Likewise, for this electrical installations also, we do the monitoring, condition monitoring. Suppose some transformers, we do the tan delta test, we do other analysis for to have the, to check the healthiness and ensure the healthiness of the equipment. And if these parameters give some wrong value or the alarming value, then we do the maintenance and take the maintenance plan for the equipment to restore its healthiness, right? And also maintenance, in this planning, maintenance planning, there are short-term planning and long-term planning. Long-term plannings are basically the overhauling plan, and the long-term planning, suppose what I will do after 5 years, after 10 years, those things are called as a long-term planning. And short-term planning, what we do day-to-day basis and what we do in a weekly basis or fortnightly basis. Those are the short-term planning. And also during the planning, we also plan for the spare parts and contracts, because one engineer alone cannot do the maintenance. He has to have the spare parts as well as the service agencies or some other manpowers. So if companies doesn't have those working hands, then we engage agencies or contracts. We give maintenance contracts to external agencies. We outsource those activities. Though we regulate and monitor those activities occurred for the with the equipment, so that if we do maintain the records, it can be used in future when we study and analyze the history of the equipment. For the analysis of the history and to know the trends of the equipment and as well as trends of the maintenance faults and defects, and to plan the maintenance properly, we need documentation in the right way. मैं एक example के through इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे अगर हम एक maintenance में कुछ काम किए, let's say we are doing a maintenance of the pump. Suppose उसकी mechanical seal का damage हो रही है, बार बार defects आ रहा है, mechanical seal leakage का defect आ रहा है. Until and unless we properly document it, तो अगर मुझे 5 साल बाद मैं जानना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ कि कितनी बार मेरा मैकेनिकल सील डैमेज हुआ है, या कितने बार मेरा इम्पेलर डैमेज हुआ है, कितनी बार मेरा बियरिंग फेलियर हुआ है, अगर मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा हूँ या डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया हूँ, तो फिर मुझे ये जानना डिफिकल्ट होता है. तो इसकी बजाय भी इसके साथ उसकी इम्पैक्ट्स क्या आता है. सपोज किसी में मैकेनिकल सील बार बार डैमेज हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस बिकम्स ए रूट कॉज फॉर द फेल्यूर ऑफ द इक्विपमेंट. उसमें फिर हम जब रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उस पे हमको ये डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री हम जितना मेंटेन रखते हैं, दैट बिकम्स हेल्पफुल टू डू द रूट कॉज एनालिसिस. और जब मान लीजिए मेरे पास अगर मैकेनिकल सील बार बार डैमेज हो रही है, तो I should work rigorously to at least avoid these situations to reoccur. तो उसके लिए हम रूट कॉज एनालिसिस करके उसकी जो फॉल्ट है, हम फॉल्ट को पहले रूल आउट करते हैं. तो जब फॉल्ट मेरा निकल जाएगा, अगर मैकेनिकल सील डैमेज बार बार हो रही है, तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स विद द मैकेनिकल सील और द मेंटेनेंस वी आर डूइंग फॉर द मैकेनिकल सील्स, और जो इसको डैमेज करता है उसकी कंट्रीब्यूटरीज जितनी भी है,
सपोज मिसअलाइनमेंट हुआ है तो उससे मैकेनिकल सिल डैमेज हुआ, एक साइड की लोड है, या हो सकता है कि ऑफसेटिंग है, ऑफसेट है तो वो हो रही है, हो सकता है कि प्रॉपर्ली मैच नहीं है, मे बी देयर मे बी मेनी रीजंस, बट उसको सबको एनालिसिस करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है ना जरूरी है। जब मैं ये रूट आउट करूंगा तो मेरी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी कम होंगे, और साथ में मान लीजिए मेरा ये एक रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स विद दैट इक्विपमेंट है तो फिर मैं उसका स्पेयर भी प्लानिंग करूंगा। तो everything are interrelated. That's why the documentation part is one of the most important and vital part for the maintenance planning. Now coming to the other point, preparation of MIS. MIS is nothing but the short form of Management Information System. Now what is this Management Information System and how does it help? Actually कोई भी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट अगर कुछ डिसीजन लेता है, सपोज एक इंजीनियर कुछ डिसीजन लेता है, ही टेक्स डिसीजन, और एमडी सीईओ लेवल पे भी और या स्टेशन हेड लेवल पे भी कुछ अगर डिसीजन होता है, वी टेक डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ डाटा। हम ऐसा कुछ गॉट फीलिंग पे या कुछ ऐसे मेरी पास्ट एक्सपीरियंस से हम डिसीजन लेते नहीं है। एक्चुअली डिसीजंस, टू टेक द राइट डिसीजंस वी नीड डाटा, एंड वो डाटा एक डैशबोर्ड के थ्रू अगर हमारे पास आता है तो इट बिकम्स इजियर टू टेक डिसीजंस, एंड एमआईएस प्लेज दैट वाइटल रोल फॉर डिसीजन मेकिंग। सो दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जनरली वी क्रिएट रिपोर्ट्स, generate reports, and it captures all the vital things, that how much maintenance has been done, what are the preventive maintenance, how many preventive maintenance have been done, how many defects have been attended, what are the near future plannings, and what are the cost incurred in the doing the maintenance, and all these things are covered in a dashboard and report form. That's what is the MIS, and the maintenance planning department creates this MIS to send across the management to have a right decision. And this also we do the long-term plannings and this overhauling of the activity, overhauling of the machines. These are called the major maintenance activities and major overhaulings. And these overhauling plannings are also being done by the maintenance department, and other administrative works are also involved. Now this short-term planning and condition monitoring, this for this planning, as I was telling you, that the condition-based monitoring and this predictive maintenance are based on the monitoring of the performance parameters of the equipment. So हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे? अगर हम मेंटेनेंस प्लानिंग करते हैं तो मैं साथ साथ आपको मेंटेनेंस प्लानिंग के साथ कॉस्ट कंट्रोल भी बताते जा रहा हूँ, फिर हम आगे आ जाएंगे कॉस्ट कंट्रोल में कैसे हम काम करते हैं। तो हम इसको कैसे देंगे तो सही रहेगा सर? या पार्डन सर, एग्जांपल भी देते जाएंगे जैसे प्लानिंग्स के साथ, तो वो एक हेल्पफुल रहेगा सर एग्जांपल। हाँ श्योर आई विल डू। या जैसे अगर हम अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड कंडीशन मॉनिटरिंग पे आते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कैसे करता हूँ, सपोज मेरा एक इक्विपमेंट कल नाइट शिफ्ट में ब्रेकडाउन आ गई, ठीक है, and that equipment is one of the vital equipment. Suppose मान लीजिए मेरी MD VFE बॉयलर फीड पंप में प्रॉब्लम्स आ गई, सपोज वाइब्रेशन हाई है या उसकी VFD में कुछ प्रॉब्लम है, तो since it is a critical equipment, I will have to do the planning and activities I will have to take to make it healthy and make it reliable, and as well as we do some maintenance activities on day-to-day basis. Suppose आज की कुछ preventive maintenance schedule है तो मुझे उसको करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, अगर कोई एक मेजर इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो गई और उसके लिए हमको प्लानिंग करना है, तुरंत प्लानिंग करना है to revive that machine. It also comes under the short-term planning. Suppose उसमें हम प्लानिंग कैसे करते हैं और कैसे कैसे हम उसको कंडीशन मॉनिटरिंग के तरफ लेके जाते हैं। अगर चलो एक केस ले लेते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया, ऑलरेडी द ब्रेकडाउन हैपेंड, तो व्हाट इज टू बी डन? नाउ वी हैव सम रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन साइट एंड वी हैव सम क्रिटिकल स्पेयर्स अवेलेबल। सपोज मेरा
कहीं वाइब्रेशन हाई होके कुछ ब्रेकडाउन हुआ, सपोज बियरिंग फेल हुआ, आई डोंट नो कि क्या हुआ, हाई वाइब्रेशन पे मशीन ट्रिप हो गई, दोबारा मशीन को चलाया, दोबारा ट्रिप हुआ। तो अब मुझे मेरे पास क्या ऑप्शन है? पहला चीज कि मैं ये देखूंगा व्हाट आर दोज रीजंस टू फॉर द इक्विपमेंट टू हैव इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। मान लीजिए उसका बियरिंग फेल है, तो बियरिंग फेल्योर है तो वाइब्रेशन की ट्रेंड्स और उसकी जो स्पेक्ट्रम आता है तो वो बताता है कुछ हद तक कि दिस मे बी ड्यू टू बियरिंग फेल्योर। अगर मैं उसके वाइब्रेशन एनालिसिस करता हूं, and I'm coming to this vibration analysis. Vibration analysis is nothing but knowing the displacement and velocities of the any equipment जब वो रनिंग में रहता है उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस जब हम करते हैं तो उससे वो एक इंडिकेशन देता है whether it is bearing failure, whether this is due to misalignment, whether this is due to some clearances, वो सारे चीज उसमें इंडिकेट करता है। This is a basic indicator, and maintenance engineer can take the help of this and plan accordingly. जब हमको अब और उससे लगता है कि ये बियरिंग फेल्योर है तो बियरिंग फेल्योर को अटेंड करने के लिए जो जो चीज है मैं उसको प्लान करूंगा, उसकी एक्टिविटीज को मैंने प्लान करके अगर मुझे ये रिसोर्सेस, these are the resources I will be requiring, these are the tools and tackles I will be requiring, these are the spares I will be requiring, उसको प्लान करने के बाद जब मैंने मशीन खोलता हूं, सपोज उसमें सही में बियरिंग डैमेज आया तो बियरिंग में रिप्लेस करता हूं, बियरिंग रिप्लेस करके फिर उसको फिर से उसको मतलब रीअसेंबल करके मशीन को रेडी करने के बाद जब मैंने ट्रायल लेता हूं, इफ द प्रॉब्लम्स गेट्स रेक्टिफाइड इट्स वेल एंड गुड, तो वो सर्विस में आ तो जाता है। ये मेरी एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के थ्रू मैंने उसको कर लिया। लेकिन एक स्टेप अगर हम आगे सोचें, सपोज मेरा ये जो पंप है ये तो फेल तो हुआ, लेकिन नाउ इट रेजेस ए क्वेश्चन, व्हाई डिड इट गेट फेल। अब उसमें हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसका रीजन ढूंढते हैं। जब हमको रीजन मिल जाता है एंड डू द रूट कॉज एनालिसिस, देयर इज डिफरेंट टेक्निक्स, वी कैन कवर इट इन सम अदर क्लासेस। एंड दिस शॉर्ट ये जो डिफेक्ट्स और उसका रूट कॉज जब मुझे मिला तब मैं क्या करूंगा, आगे ये फेल्यूर रीअकर ना हो, क्योंकि एवरी फेल्यूर इज एसोसिएटेड विथ मनी एंड इट इज ए लॉस। सो मैं फेल्यूर को कम करने के लिए मैंने रूट कॉज एनालिसिस करके उसकी आगे की जो प्रोग्राम बनाता हूं, साथ में मैं अगर ये जान जाऊं कि नहीं मुझे ऐसे फेल्यूर आई विल नॉट एक्सेप्ट, सपोज इस टाइप की फेल्यूर अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दिस फोर्स आउटेजेस एंड फोर्स ब्रेकडाउन्स, अगर ब्रेकडाउन्स को मैं अलाउ नहीं करूंगा तो मुझे करना क्या है? आई हैव टू things that I can do. One is I can do the preventive maintenance, कि जब मैं समझ रहा हूं कि ये फेल हो रही है तो उससे पहले एक टाइम पे मैं उसको रिप्लेस कर दूं, या उसकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से इसकी लंजीविटी और लाइफ बढ़ जाएगी वो चीज करूं। दूसरा एक चीज, ये भी हर एक मेंटेनेंस एक्टिविटीज भी कॉस्ट इनकर करता है। दूसरा चीज मैं कर सकता हूं कि नहीं, मैं इसके हर पैरामीटर्स को चेक करता रहूंगा, हर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता रहूंगा, इसका ट्रेंड बनाता रहूंगा, एंड हाउ दिस पैरामीटर्स गिव्स इंडिकेशन, तो उसको मैं चेक करता रहूंगा। व्हेनेवर आई गेट एनी डेविएशंस और एनी एबनॉर्मलिटीज इन द पैरामीटर्स, तब मेंटेनेंस इंजीनियर की कान खड़ी हो जानी चाहिए और मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट उस टाइम में इसी चीज को मॉनिटर करके एक्टिव रहता है और वो बताता है कि नहीं ये आपकी इक्विपमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स फेल्यूर और एट द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। जब वो कंडीशन आता है, आई टेक सम प्लानिंग, आई डू सम प्लानिंग, क्योंकि ब्रेकडाउन होने से पहले और मशीन बैठ जाने से पहले अगर मैं एंटिसिपेट करके प्लान करके उसको मैं कर लेता हूं तो दैट इज वेल एंड गुड। अब वो ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। I doing the proper planning, I take a shutdown of the machine and I do the maintenance. That's what is the condition monitoring is, right? So आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल कैसे हम
करते हैं, मतलब इक्विपमेंट ब्लॉक डायग्राम कैसे लेते हैं और उसको कैसे हम मॉनिटर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। या इज इट विजिबल? क्या आप लोगों को विजिबल है? संदीप, यस सर। या ये विजिबल है सीट? लेकिन अभी पुराना वाला पीपीटी आ रहा है। पुराना वाला पीपीटी आ रहा है? जस्ट Yes, sir. देखिए अब आया। ओ नहीं स्क्रीन सर, अभी भी वही है। शेयरिंग, जस्ट मिनट। देखिए अब आया। यस सर। यस Yeah. सर। ये एक एग्जाम्पल है कि हमने इसको ब्लॉक डायग्राम लेके इसका हम रिकॉर्ड रखते हैं और इसको हम कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए यूज भी करते हैं। जैसे ये आप एग्जाम्पल किसका है? ये टरबाइन के है। सपोज डायग्राम 1 जो है वो टर्बो जनरेटर का है, राइट? इसका यस सर। सारे बियरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एक्साइटर एंड जनरेटर एंड एलपी टरबाइन, आईपी टरबाइन, एसपी टरबाइन की बियरिंग की डिमार्केशन है। ये एक मेंटेनेंस इंजीनियर या मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट लेके जाता है इसको, जहां जहां जिसमें एबनॉर्मलिटीज मिलता है या जो चेक करता है वो यहाँ नोट करता है, राइट? और we have some systems in place here and in other major plants also, like SAP and ERP systems. तो SAP है तो SAP में कुछ provisions है कि to have the analysis and there are some measuring points भी वहाँ SAP में incorporated है। आप इक्विपमेंट्स के साथ मेजरिंग पॉइंट्स डाल सकते हैं। उस इक्विपमेंट वो मेजरिंग पॉइंट में आप आपकी पैरामीटर्स को डालेंगे तो वो आपको ट्रेंडिंग करके दे देता है। There are some provisions and in fact good provisions in SAP, and we also take the advantage of the digital system and of this technology. And also when we go to the field, we record the parameters and data on these sheets and we upload these sheets into SAP and other analytics tool to have the analysis, to have the monitoring of the parameters, to have the health check of the equipments, right? Yeah, so far it is clear? Yes, sir. Yeah. यस सर। Okay, let me come back to the SAP and ERP का full form, sir? ERP is known as enterprise resource planning, right? Yes, sir. Enterprise resource planning. Actually ERP is a package and this जैसे SAP है जो ERP को जो SAP SAP ने डेवलप किया है तो उसको SAP बोलते हैं। जैसे अदर ERPs है जैसे Navision, वो भी एक ERP है। Oracle सर। Oracle भी ERP, हाँ Oracle का भी ERP है। वो enterprise resource planning is basically called the software and जो उस सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम अलग अलग कंपनी ने जो बनाते हैं उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे वो है IBM का है पीपल सॉफ्ट है, तो जैसे SAP ने SAP बनाया SAP, दिस इज व्हाट कॉल्ड द ERP और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या होती है, वो उस पे कंप्लीट प्लानिंग करके मतलब कंप्लीट इंटीग्रेटेड वे में ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग ERP पे ही होती है, क्योंकि वो हर चीज को इंटीग्रेट करता है एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी इंटीग्रेट करता है, राइट? Okay, sir. Now this presentation is visible.
प्रेजेंटेशन सबको विजिबल हो रही है अभी? संदीप? नो सर, प्रेजेंटेशन आ नहीं रहा है सर, आपका बहुत सारा अपलोड हो नहीं गया। हो रहा। ओके ओके, लेट मी सी। अभी बिरबल अभी आया? यस सर, आ गया सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस सर, आगे सर। थैंक यू। नाउ कमिंग टू द ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये क्या करते हैं हम, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डिफेक्ट मेंटेनेंस, ऑल दीज थिंग्स आर डन इन द शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो हम मेजर ओवरऑलिंग करते हैं, 3 years 4 years 6 years प्लान भी हम मेंटेनेंस का बनाते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लेते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में साथ में हम ये भी करता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और मेंटेनेंस प्लानिंग में ये ले जाता है व्हाट इज कॉल्ड द RLA, और रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट भी करते हैं। रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट जनरली न्यू प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे प्लांट्स व्हेन इट एज बिकम्स 15 or 16 years old, तब हम उसका रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट करते हैं। रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट आपको एक बता देता है कि आपकी ये प्लांट और कितना साल चल सकता है, या कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है क्या, उसको हम इस पे लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे लेते हैं, व्हिच इज कॉल्ड RLA, रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट, राइट। नाउ रोल ऑफ एरिया मेंटेनेंस इंजीनियर, ये जो भी आप मेंटेनेंस में जो इंजीनियर काम करता है तो उसका टारगेट क्या रहता है, उसके टारगेट भी वही 4 फैक्टर्स रहता है कि टू रिड्यूस द डाउन टाइम, इंक्रीज द रिलायबिलिटी, ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट, डूइंग द मेंटेनेंस इन द शेड्यूल टाइम, and this with quality and safety. So I am skipping this, and this monitoring of this is a short term like daily monitoring, and how the whenever we plan we also monitor. अब मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग करने का जो रूल है दैट वी सम activities we monitor it daily, some activities we monitor weekly, some activities we do the monitoring monthly. Suppose daily activities में हम अगर monitoring करते हैं तो we will have to review on the daily basis with the help of some meetings, or by moving to every department we can do the review, but the best way is to have a daily meeting. And weekly also in the same way we can do the weekly review, or you can walk down approach you can also take. जैसे कि आप फील्ड पे जाओ, उनके एरिया घूमो, एरिया घूम के आप आपकी मॉनिटरिंग करो, जो काम हम अपने जो एक्टिविटीज चल रही है वो सही में कितनी प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आप वीकली भी मतलब जैसे आप साइट पे जाके फील्ड सर्वे करके आप कर सकते हैं। एंड मंथली रिव्यू भी होता है, जनरली मंथली रिव्यूज है। हाँ बोलिए। सर जो फील्ड सर्वे आप बोले, सर आप जब फील्ड सर्वे बोले, सर फील्ड में जाके पता लगता है कि सर ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, तो साउंड वगैरह पता लग जाता है, और कैसे सर बिना इक्विपमेंट में कैसे जान सकते हैं क्या? हाँ, अब आप अगर फील्ड जाओगे ना, देखो फील्ड सर्वे और फील्ड में जाके जो मॉनिटरिंग होता है वो दैट इज मोर रिलायबल एंड एप्रोप्रिएट। क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज आप ओनली मॉनिटरिंग करते हैं उसकी पैरामीटर्स को, कंट्रोल रूम में बैठ के सपोज आप पैरामीटर्स को ओनली मॉनिटर करते हैं, पता चला कि उसमें एक मेजर लीकेज है, जब आप फील्ड में जाएंगे तब पता चलेगा। एंड सेकेंड थिंग, जब आप फील्ड में जाते हैं, सपोज आप एक पंप चल रही है, पंप को अगर आप टच करेंगे आज आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे अगर आप डेली टच कर रहे हैं, जाते हैं विजिट में उसको टच करते हैं, तो देखिए आप अगर 15 डेज कंटिन्यूअसली टच कर रहे हैं पंप को, जैसे मान लीजिए 16 डे को जाके आप टच किए, अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज है तो तुरंत आपके हैंड उसको सेंस करेगा, आप समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ इसमें लग रहा है। ठीक है, आप एकदम से
नहीं बता पाएंगे कि इतनी वाइब्रेशन बढ़ गई या घट गई है वो, लेकिन आपको लगेगा कि ये जो 15 दिन में चल रही थी मशीन, आज जो चल रही है ये कुछ अलग सा वाइब्रेशन आ रही है, कुछ अलग सी फील हो रही है। साउंड को सुन के आप मॉनिटर कर सकते हैं, साउंड अब नॉर्मल साउंड देगा। जैसे टेम्परेचर, आप अगर जाके ऐसे टच करेंगे किसी भी चीज को, टच करके अगर आप 1 2 3 4 यहाँ तक आप अगर काउंट कर लिए 4 तक, अगर हाथ उसके ऊपर रख पाए, उसके बाद नहीं रख पाए, हाथ जलने लगा, तो ये समझ जाइए कि मोटा मोटी इसकी टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री इसका टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस। अगर आप 1 2 काउंट कर दिया और आप नहीं टच कर पाए, तो मान लीजिए ये 100+ टेम्परेचर है। तो ये थंब रूल्स होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, मतलब मेंटेनेंस इंजीनियर्स का। जैसे जैसे आप फील्ड सर्वे करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू वो आ जाता है। लेकिन जनरली हम जो मॉनिटरिंग की बात करते हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन द मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट, आप जब मॉनिटरिंग करेंगे जनरली आप मेंटेनेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। कि जैसे कोई अगर एक्टिविटी चल रही है, कोई एक पंप की मेंटेनेंस हो रही है, या आईडी फैन की मेंटेनेंस हो रही है, या ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस हो रही है, जो जो एक्टिविटीज आपने प्लान करके मेंटेनेंस इंजीनियर को दिए हैं, वेदर दोज एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन द राइट वे और नॉट, with the right spirit or not, with the right procedure or not, with safety or quality or not, those things you can monitor by doing the field survey. सपोज आप फील्ड में जाते हैं, वो एक्टिविटीज को खुद आंखों से देखते हैं, आपको पता है कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रही है, तो यू कैन रेज ए फ्लैग फॉर दोज एक्टिविटीज, राइट? इज इट क्लियर? Sir, yes sir. Yeah, okay. Should I move ahead? Yes, sir. Yeah, these are some reports, मतलब how we prepare reports and for the record purpose as well as for the MIS purpose. This maintenance work status, maintenance targets, आज की मेरा targets क्या है और मैंने क्या achieve किया हूँ, those things I will cover later on. These are the weekly things we do, this preventive maintenance compliances, कि ये week में कितनी compliance हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या non compliance रह गया, क्या activities carry forward हो रही है, we can do the review and we can plan accordingly to achieve our targets. Defects pending for material, safety notification compliances, walkthrough survey findings. This is what I was discussing just now. Then improvement plan status. Also, I have already said that we also do the improvement. Improvement कैसे होगा? Improvement can be done in various ways by organizing some kind of I can say this knowledge sharing sessions. उस पे आप एक दूसरे के साथ जब knowledge exchange करेंगे, share करेंगे, उसमें improvements आता है. You can form some small teams who can work on improvement projects. You can have some below executive levels or work grade levels teams, or that those are known as the quality circles, to bring the incremental improvement things. Because incrementally अगर आप आज थोड़ा से भी improve किए, कल और थोड़ा किए, कल और थोड़ा किए, आप देखेंगे 1 year down the line और एक साल में आपकी इंप्रूवमेंट प्रोमिनेंट है और आपकी चेंजेस प्रोमिनेंट एंड विजिबल है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स. इफ यू ट्राई टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली, इमैटेरियल हाउ इंक्रीमेंटल इट इज, और सपोज आपने डेल्टा एक्स छोटा सा भी इंप्रूवमेंट आज हुआ है और कल आपके और छोटा सा इंप्रूवमेंट हुए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलके एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है. एंड दैट्स व्हाट द फिलॉसफी ऑफ दिस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, राइट? एंड दीज आर आल्सो बीन डन by the maintenance planning department, and this is also one activity of the maintenance planning. And monthly we do the review by this operational review meetings, monthly meetings, and this OSAS and corrective and preventive action reviews on monthly basis. And these are some performance indicators, and we have also some performance ratios. हम इतना काम करते हैं,
अगर हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि whether we are doing the right thing or wrong thing, that can be judged and measured by these performance indicators and performance ratios. वो कैसे मेजर होता है? वो by various parameters and various structures we define that we measure the indicators or the effectiveness and efficiency of the maintenance activities as well as maintenance plans. तो उसको हम कैसे करते हैं वो मैं जो ब्रॉड इंडिकेटर्स है, जैसे उसकी अवेलेबिलिटी है और उसकी डाउन टाइम है और उसका रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन्स है, जैसे उसकी फिर मेंटेनेंस की जो मतलब मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स, ये भी है, वो मैं आगे आऊंगा. ठीक है, so far it is clear? Yes, sir. Yeah, okay, thank you. Yes, sir. You can also give your feedback in the chat box so that I can get or any doubts you have, you can also type in the chat box so that I can see it over here. Okay, sir. Yeah. And coming to those some important ratios that हम कैसे हम measure करते हैं कि ये maintenance activities कैसे हम measure करते हैं whether this maintenance is being done effectively and efficiently or not. So I am showing you one more thing. Is it visible? यस सर. Yes, sir. हम अभी इस रेशियो के थ्रू हम उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को मेजर करते हैं. दिस इज कॉल्ड, और द फर्स्ट थिंग इज मेंटेनेंस वर्क कंट्रोल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ये हम जो हमारी मेंटेनेंस जो हम कर रहे हैं उसका वर्क कंट्रोल के ऊपर परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, हम उससे को कैसे जानेंगे, उसका एक रेशियो है, हम बोलते हैं उसको जॉब टर्नओवर रेशियो. जॉब टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल कितनी आज डिफेक्ट्स आया और हमने कितना अटेंड किए. सपोज आपके पास 20 डिफेक्ट्स आए और आपने 10 अटेंड किए, तो आपकी जॉब टर्नओवर रेशियो होगा कितना? 10 डिवाइडेड बाय 20, राइट? Yes, sir. क्लियर है? यस सर. 50% एग्जैक्टली. तो ये हो गया आपकी जॉब टर्नओवर रेशियो. अब आता है और दूसरा एक रेशियो हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट मेंटेनेंस इंडेक्स. प्लांट मेंटेनेंस इंडेक्स क्या है कि टोटल प्लांट मेंटेनेंस आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय टोटल मेंटेनेंस आवर्स वर्क. ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं. अब ये क्या होता है, टोटल प्लांट मेंटेनेंस आवर्स वर्क. सपोज मेरा एक मशीन आज ब्रेकडाउन में है और मैंने प्लान किया कि ये मेरा 40 आवर्स में होना चाहिए. मैंने एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया और एक एक एक्टिविटीज की टाइमलाइन भी ले लिया और मुझे लगा और मेरे प्लान के हिसाब से ये 40 आवर्स में मेरा मशीन आ जाना चाहिए, राइट? अब हुआ क्या, ड्यू टू सम रीजंस, तो ये तो 40 आवर्स तो मैंने वहां लगाया तो सही, लेकिन जो प्लान जो मेंटेनेंस आवर्स जो काम किए, तो सपोज वो वहां पे 20 आवर्स ही काम हुआ और 20 आवर्स किसी रीजन से वो आइडल बैठ गए लेबर्स, तो वो कितना हो गई? 20 डिवाइडेड बाय 40. सपोज मेरा 20 घंटे का काम था और 15 आवर्स ही काम हो गई, तो 15 डिवाइडेड बाय 20 जितनी परसेंटेज आएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्लांट मेंटेनेंस इंडेक्स. ठीक है? और उसमें सपोज
इसको ऐसे भी बोला जाता है, ये हम जब एक मशीन के लिए लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको डेली बेसिस पे अगर हम इसको करते हैं तो हम इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे सपोज आज मेरा टोटल एक्टिविटीज, आज मैं दिन में टोटल मेंटेनेंस आवर्स, सपोज आज मेरा 4 मेंटेनेंस इंजीनियर 10 घंटा के लिए काम किए, तो टोटल मेंटेनेंस आवर्स कितना हुआ? 10 into 4 which is equal to 40, right? अच्छा, उसमें अब प्लान्ड मेंटेनेंस, सपोज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कुछ काम किए, कुछ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी काम किए। अब मान लीजिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, दैट इज माय प्लान्ड मेंटेनेंस, वो मेरा प्लानिंग था करने के लिए। सपोज उसमें 10 घंटा काम किए प्लान मेंटेनेंस में, तो उसका इंडेक्स कितना हो जाएगा? 10 divided by 40, राइट? तो वो मेरा हो गई प्लान मेंटेनेंस इंडेक्स और द एंगेजमेंट टू डू द प्लान्ड एक्टिविटीज, दैट इज द प्लान मेंटेनेंस इंडेक्स। एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंडेक्स, जो मेरी अनप्लान था, ब्रेकडाउन हो गई, तो उसमें मेरे मैन पावर लग गए, रिसोर्सेस लग गई, सपोज उसमें 30 आवर्स आज लग गया, तो 30 divided by 40 वो हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंडेक्स। तो ये मुझे क्या इंडिकेट करता है? तो इसका मतलब ये हो गई कि प्लान्ड मेंटेनेंस इंडेक्स प्लस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1 और 100%, राइट? अगर मेरा ऐसा कुछ मिसलेनियस एक्टिविटीज नहीं आ जाता है, अगर मैं प्लान और ब्रेकडाउन में ही डिवाइड करूं, तो प्लान प्लस ब्रेकडाउन मिलके होगा 1 और 100%। अगर मेरा एक्टिविटीज में अगर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंडेक्स ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्लान्ड एक्टिविटीज को कम कर रहा हूं, ब्रेकडाउन को ज्यादा अटेंड कर रहा हूं। दिस गिव्स ए नेगेटिव इंडिकेटर टू द मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, राइट? This is the basic requirement and the basic need. Why do we calculate this planned maintenance index and breakdown maintenance index? अगर मैं planned activities नहीं कर पा रहा हूँ, breakdown में ही लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मेरा breakdown ज्यादा हो रही है। अगर breakdown ज्यादा हो रही है तो मेरा maintenance कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस चीज को जानने के लिए हम planned maintenance index and breakdown maintenance index निकालते हैं, राइट? अब एक दूसरा फैक्टर, ये 3 फैक्टर्स क्लियर हो गया? यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब मेंटेनेंस मैन पावर का भी हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो उसको हमने 2 रेशियो में मतलब मेजर करते हैं। वन इज मैन पावर यूटिलाइजेशन इंडेक्स। मैन पावर यूटिलाइजेशन इंडेक्स इज नथिंग बट टोटल मैन आवर वर्क डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स क्लॉक्ड। मतलब ये हुआ कि अगर 5 आदमी 8 घंटा के लिए काम किए, तो मतलब वो काम करने के लिए गए, तो 40 आवर्स क्लॉक्ड हुआ। 8 into 5 40 आवर्स क्लॉक्ड हुआ, कि उन्होंने रजिस्टर तो हो गई कि ये 40 घंटा का काम किए, लेकिन टोटल मेन्यू हम अब मैन या वो लोग आ गए, कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए? सर आ गए हैं 16 जन, आ जाएंगे सर। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, अभी आ जाएंगे सब। यस श्योर, बिकॉज वी हैव आल्सो 30 मिनट्स मोर, तो हम उसको कवर कर लेते हैं और एक पार्ट। हाँ सर। तो या मैं अब कंटिन्यू करते हैं। मैन पावर यूटिलाइजेशन इंडेक्स ये क्या होती है कि हमने मैन पावर कितना क्लॉक किया, जिसके लिए हम बिलिंग करेंगे, मतलब एजेंसी हमसे बिल लेगा और इनवॉइसिंग करेगा, और हमने कितनी घंटा का वो एक्चुअल में काम हुआ। सपोज टोटल मैन आवर्स वर्कड इज 10 hours, but the man hours clocked is 40 hours, so the utilization is just 25%, right? And manpower efficiency index is total man hours allowed on the job by total manpower worked on the job. ये क्या होता है कि सपोज 3 मैन पावर से एक काम हो जाना चाहिए, लेकिन किसी रीजन से वहां पे 3 मैन पावर की जगह पे 5 मैन पावर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी कम होगा, राइट? तो टोटल मैन आवर्स वर्कड ऑन द जॉब बाय टोटल मैन आवर्स अलाउड ऑन द जॉब,
अलाउड का मतलब कि कितनी मिनिमम मैन पावर्स पे वो काम हो सकता था। सपोज 3 मैन पावर पे हो सकता था, हमने लगाए कितने 5, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 5 और 60% इज द एफिशिएंसी ऑफ द मैन पावर। सो हम इसमें हमको क्यों चाहिए, हम इसलिए हम एजेंसी से उसी टाइप की मैन पावर लेते हैं, दोज हु कैन वर्क in a more efficient way so that the cost becomes less and the efficiency becomes high to gather or to achieve the objectives of the maintenance activity, right? This is what is the performance indicators and this maintenance reliability indicators. रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ता है या नहीं बढ़ रहा है ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटीज, उसको जानने के लिए हम क्या क्या इंडिकेटर्स को लेते हैं। वन एग्जांपल इज फेलियर फ्रीक्वेंसी और मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। इक्विपमेंट कितने टाइम तक चला और कितने फेलियर हुई। सपोज इक्विपमेंट 10,000 आवर्स तक चला और उसमें 5 फेलियर्स आ गई, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स हो गई कितना 10,000 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज 2,000 आवर्स। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स को अगर हम जितना बड़ा रहेगा हमारी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी है। और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी इंडेक्स, टोटल इक्विपमेंट आवर्स डिक्लेयर अवेलेबल बाय टोटल इक्विपमेंट आवर्स। सपोज एक इक्विपमेंट मेरा इंस्टॉल हुआ, 15,000 घंटा रनिंग आवर्स, उसकी मतलब 15,000 आवर्स हो गया वो इंस्टॉल होते हुए और चलते हुए। उसमें मान लीजिए 5,000 आवर्स मेरा मतलब उससे अगर मान लीजिए मेरा 10,000 आवर्स इसको मैं अवेलेबल रख पाया और टोटल 15,000 आवर मशीन इंस्टॉल हो गए हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000 और यू कैन से 2 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस विल बी अराउंड how much percentage? This will be about 66%, right? That will be the availability कि machine मेरा कितने टाइम तक available रहा. That gives an indicator of this reliability. So there are some other indicators for this maintenance reliability. I will share this document to you. You can read it. इस पे clear है so far? Yes sir. हाँ, बाकी सारे इजी है, अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। अब आते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल पे, और हम कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कल मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो उस पे क्या होता है, हम क्यों करेंगे इसको मॉनिटर? क्योंकि हमारी और एक ऑब्जेक्टिव है कि टू डू द मेंटेनेंस बट एट ए लोअर कॉस्ट और ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट हमेशा बिजनेस के लिए पेनफुल होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि कॉस्ट बड़ा कष्टदायक है बिजनेस के लिए। तो इसलिए हम कॉस्ट को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आल्सो वांट टू अचीव आवर टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव, रिलायबिलिटी मेंटेन रहे और कम कॉस्ट में हो जाए। तो हम उसके लिए मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स एक लेते हैं। वो क्या है कि कितनी हमने स्पेयर और मटेरियल लगाया और कितना मेरा टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट है। सपोज मैंने 30 रुपए की मेंटेनेंस का स्पेयर लगाया और मैंने 100 रुपया टोटल खर्चा है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 वो हो गई मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स, और 0.3 और 30%। जैसे जॉब कॉस्ट इंडेक्स, तो मेरा सर्विसेज में कितना गया। कोई भी मैं मेंटेनेंस एक्टिविटी करूंगा तो उसमें मेरा कुछ स्पेयर लगेगा, कुछ सर्विसेज लगेंगे। जो सर्विसेज पार्ट है कि जैसे मैंने बियरिंग चेंज किया गाड़ी का, तो बियरिंग की कॉस्ट हो गया मटेरियल कॉस्ट, और उसके जो मैकेनिक ने जो चार्ज लिया वो हो गई सर्विस कॉस्ट, राइट? तो अगर सर्विस कॉस्ट में मेरा अगर 70 रुपीज लगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 वो हो गई जॉब मतलब सर्विस कॉस्ट इंडेक्स और जॉब कॉस्ट इंडेक्स, राइट? अब एक आता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इंडेक्स। हम एक इक्विपमेंट को कितना दिन तक मेंटेनेंस करें या फिर हम उसको छोड़ दें, नया इक्विपमेंट ले लें, उसको डिसाइड करने के लिए हम एक इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट इंडेक्स। मेंटेनेंस कॉस्ट इंडेक्स इज नथिंग बट द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट बाय टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सपोज मैं गाड़ी खरीदा 50,000 का और उसमें मेंटेनेंस किया 5,000 का, तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट इंडेक्स कितना हो जा रहा है 5,000 by 50,000, right? Suppose that is 10%. If the maintenance cost becomes so high that
it becomes 40,000 and the total investment for a new vehicle is 50,000. So there is no meaning to doing the maintenance and to make the vehicle ready. Rather, we should sell that vehicle and purchase a new one. Right? Business में हमको ये decision लेने के लिए हम maintenance cost index निकालते हैं. So far it is clear? Yes, sir. Yeah. Yes, thank you. और अब हम आगे चलते हैं. Just a minute. अब आप आते हैं cost control पे. Birbal has charted total man hours clocked. एक बार फिर से explain. अच्छा, okay. Birbal? Yes, sir. या टोटल मैन आवर्स क्लॉक्ड का मतलब ये होता है कि सपोज आज मेरे प्रीमाइसेस में प्लांट में 5 आदमी आ गए काम करने, ठीक है. अब वो 5 आदमी को जब वो प्लांट में आ गए, अटेंडेंस लगा दिए, तो मुझे तो 5 आदमी का पैसा देना पड़ेगा. वो मेंटेनेंस करने आए हैं. Yes, sir. एक वो हो गई मेरा मेंटेनेंस आवर क्लॉक्ड कि वो 8 into 5 40 आवर्स तो वो क्लॉक हो गई. अब वो एक्चुअल में कितना किए, दैट इज द मैन पावर वर्क. सपोज वहां जाके 2-2 घंटा 5 आदमी काम करके आ गए तो 10 घंटा काम किए, लेकिन 40 घंटा तो क्लॉक हो गई. Yes, sir. क्लियर है? ओके. Yes. Thank you. यस. अभी ओवरऑलिंग प्रिपेयरनेस एंड ओवरऑलिंग इज अनदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. हम इसके ऊपर अभी तो टाइम भी नहीं है इतना, मैं बस शॉर्ट में बोल देता हूँ कि ओवरऑलिंग इज द मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटीज वी डू with the help of all the departments and maintenance planning department. And maintenance planning takes a vital role to plan the overhauling activities and to complete the activities in a scheduled time with quality. That is the main objective of the maintenance planning department and the maintenance planning people, to have the overhauling, to do the overhauling, to plan the overhauling, get ready to do the overhauling, and execute the overhauling activities, as well as prepare the overhauling report. That what are the equipments they have overhauled, they have taken for maintenance, and how are the parameters after overhauling and after maintenance of the activities. All those things are recorded in a format that is called the overhauling reports. And now these are some strategies. I will be sharing all these documents for your reference. And now coming to the cost control part. How can we control the cost of the maintenance activities? We have few things we can control the cost. One thing is by doing the root cause analysis and hence reducing the defects. Once I find out the root cause for any defects or any breakdowns, if I remove that root cause, फिर मेरा वो problems आएगा ही नहीं. So that is one way of reducing the cost or the cost control on the maintenance activities, because maintenance activities themselves became reduced. And one more thing, to have the cost control is by reducing the spare cost and reducing the consumption pattern. तो उसको कैसे करेंगे? स्पेयर कॉस्ट को कम कैसे करेंगे? बाय मेकिंग द एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव. उस पे क्या होता है? बाय डेवलपिंग द वेंडर्स. सपोज मैं स्पेयर कहीं से मंगा रहा हूं, तो अगर मेरे पास एक ही पार्टी है तो वो मेरे साथ, वो तो मुझे ब्लैकमेल करेगा ही करेगा. ही नोज दैट ही इज द ओनली सप्लायर फॉर द स्पेयर्स टू मी. So he will always play and bargain with me and he will try to blackmail me. तो उस केस पे मुझे करना क्या चाहिए? Every maintenance planning department as well as the maintenance engineers should go for development of the vendors as well as development of the alternative vendors.
तो जितनी वेंडर्स मेरे पास रहेंगे, मेरा बार्गेनिंग पावर उतना स्ट्रांग होगा टू गेट द स्पेयर्स एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड एट ए रिड्यूस्ड प्राइस. इज इट क्लियर? बिरबल? Yes, sir. Clear, sir. या ओके, Yes. थैंक यू. या और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? सपोज हमारे पास OEM का ही है, सपोज हमारी यहाँ सेटअप BHEL की है, अगर मैं कोई स्पेयर BHEL से ही मंगा रहा हूँ तो डेफिनेटली दैट कॉस्ट ऑफ द स्पेयर इज गोइंग टू बी हायर. तो उस केस में मुझे करना क्या चाहिए? आई शुड गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेट वेंडर्स. कि ऐसे कोई अल्टरनेट वेंडर्स है क्या, दोज हु कैन सप्लाई द सेम spare with that same quality to me at a reduced price. अगर इस टाइप की वेंडर्स में डेवलप कर पा रहा हूं तो फिर मेरा ये कॉस्ट कम होगा. और वेंडर डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेयर को भी डेवलप करना पड़ेगा. There may be possibility that I may not have the drawing and designs for any spares. तो उसका मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रिवर्स इंजीनियरिंग इज ए concept that we develop drawings and designs for the and as well as the materials that the what is called that the material of construction, MOC. We break the spare and do the analysis to know the material of construction of that spare, so that we can talk to other vendors with those drawings and designs for this, with the MOC and all details, to develop a spare for me at a lower cost. So that's what is called the reverse engineering. Because हमारे पास एक spare है, उसको मैंने reverse engineering करके मैं उसका एक दूसरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर क्रिएट कर पाऊं. दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग. तो वो करके भी हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज स्पेयर कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड. एंड इन द सेम वे, बाय टेकिंग द एफिशिएंट मैन पावर, वी कैन आल्सो रिड्यूस द सर्विसेज कॉस्ट. और उसमें भी हम कंपटीशन ला के हम अपनी सर्विसेज कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं. एंड द थर्ड कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट इज नथिंग बट बाय this consolidation of the agencies and contracts. हम जब मान लीजिए छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के अगर ज्यादा एजेंसीज का ये कर लेते हैं तो फिर उसमें भी मेरा कॉस्ट कंट्रोल होता है, राइट? And this and other things are the improvement projects. By doing improvement, by bringing improvement in the system, we can also reduce the cost and we can have a control on the cost, which is otherwise called as cost leadership. Right? These are the few things for the cost control of the maintenance activities. And now coming to this, there are some other things like types of maintenance. I have explained you the preventive maintenance, predictive maintenance, which is very much nearer to the condition-based maintenance. Those things I have explained you. And in the syllabus, there are a few other things. This pre-maintenance, failure history. Failure history is nothing but the documentation part. I have covered that. And I will be sharing some other documents for your reading purpose and for your knowledge. And some other parts, the spare and consumable inventories, how we can maintain the inventory of this, and inventorizing the spares and consumables. This is one part. I will be covering it in some other classes. And one major things for cost control is the budgeting. And though this budgeting will take around 2 hours, but 2 to 3 hours to explain it in the right way. लेकिन आप लोगों के लिए तो बस थोड़ी सी बस इसका ब्रीफिंग होनी चाहिए. तो बजटिंग इज नथिंग बट द प्लानिंग. कि आप खर्चा कहाँ कितना करोगे. अगर मेरे पास एक पहले से मैं प्लान बना लूं तो फिर मेरा ये खर्चा भी कम होगा, राइट? अगर मेरे पास एक प्लान है तो मैं प्लान के साथ कंपेयर करके आई विल रिड्यूस एंड आई विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स. दैट्स व्हाई वी प्लान इन एडवांस ऑफ आवर एक्सपेंडिचर्स, व्हिच इज नथिंग बट कॉल्ड द बजट. तो बजटिंग ही एक पार्ट है मेंटेनेंस प्लानिंग का,
कि हम नेक्स्ट ईयर में या कमिंग ईयर्स में या फ्यूचर में हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेंगे, हम सर्विसेज में कितना खर्चा करेंगे, स्पेयर्स में कितना खर्चा करेंगे, कंज्यूमेबल्स में कितना खर्चा करेंगे, कोई अगर हम टूल्स टैकल्स मेजर टूल टैकल्स ले रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा करेंगे. Those are the expenditures and we do the planning for the expenditures for the coming financial year is nothing but called the budgeting. And budgeting भी जब होता है उसमें भी बड़े rigorous exercise के थ्रू हम बजट को फिक्स करते हैं, so that we can plan our expenditures, also we can plan our resources in the right way by doing the budgeting. Budgeting का पर्पस मेनली यही होता है. और आजकल जो एडवांस बजटिंग हम करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज नथिंग बट डूइंग द और प्लानिंग द expenditures by considering the actual activity we are going to do. हम बजट जब करते हैं, बजट जब बनाते हैं, थोड़ी सी सेफ्टी साइड में रह के हमने थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेके बनाते हैं बजट. लेकिन एक्टिविटी बेस्ड और अदरवाइज कॉल इट जीरो बेस्ड बजटिंग, वो बजटिंग वो होता है कि जो एक्चुअली हम करेंगे हम उसी का ही बजटिंग बजट में और प्लान करेंगे एक्सपेंडिचर्स. तो हम उसी पे जो प्लान्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस बजटिंग, राइट. बजट इज अ प्लान और हम उसको टाइम टू टाइम हम उसको एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स एंड एक्चुअल मेंटेनेंस के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं. दैट इज व्हाट इज द बजटिंग पार्ट. एंड सम प्लानिंग टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड इन द during the maintenance planning. Those planning techniques are sometimes we use MS Access to or MS Project to develop some layouts and develop some bar charts and activity charts. I will send you a report on that क्योंकि मैं अभी उसमें आपको दिखा नहीं पाऊंगा MS प्रोजेक्ट्स में कैसे बनाते हैं एक्टिविटीज. ठीक है, मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, उसको ट्राई करिए, वो पॉसिबल है. बहुत बड़ा चीज वो है नहीं. ठीक है सर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और सर एक आप बोले कि सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस दोनों को कैसे अलग अलग डिफाइन करेंगे सर? अच्छा, अलग अलग डिफाइन इस तरह कर सकते हैं. जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वी डू इट्स अ पीरियोडिक चेक. आप बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर द पीरियोडिक चेक्स और द शेड्यूल्ड मेंटेनेंस वी डू विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम और फ्रीक्वेंसी. कि जैसे मान लीजिए हम एक इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसकी OEM ने डाल दिया है कि ये मेंटेनेंस आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा, एंड वी डू दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. लेकिन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, हम उसका पैरामीटर्स को चेक करेंगे, हम उसको टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जाएंगे. अगर उसके पैरामीटर सपोज उसकी ऑयल की क्वालिटी, उसकी साउंड और अबनॉर्मल साउंड या फिर उसका वाइब्रेशन, अगर सब कुछ सही चल रहा है एंड उसकी परफॉर्मेंस जो डिस्चार्ज प्रेशर है, डिस्चार्ज फ्लो है, सब कुछ अगर सही आ रहा है तो व्हाई टू गो फॉर द मेंटेनेंस. मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस ओनली कि हम अगर मेरा मशीन सही चल रहा है तो मैं मेंटेनेंस क्यों करूंगा. जब मेरा सही नहीं चलेगा वो मैं पैरामीटर्स तो मॉनिटर कर ही रहा हूं. अगर पैरामीटर्स में कहीं डेविएशन आया, बाय लुकिंग एट द पैरामीटर्स एंड मॉनिटरिंग द कंडीशंस ऑफ द मशीन्स, इफ आई डू द मेंटेनेंस इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अभी अगर मेरा पैरामीटर डेविएट हुआ तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि देयर इज गोइंग टू बी सम फेलियर्स, तब मैं उसको मेंटेनेंस में लूंगा. दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, राइट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ पीरियोडिक चेक्स and predictive maintenance is not a time bound factor, rather it is condition based monitoring, maintenance. कि कंडीशन अगर उसका खराब हुआ तो मैं मेंटेनेंस करूंगा, दैट इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. अगर एक टाइम लिए मुझे करना ही है तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू सर. Okay, I am stopping the sharing, and so far on 10 minutes left. Do you have any problems,
any doubts, any issues, you can talk. Nandini, are you saying something? तो सर हाँ बोलिए संदीप। सर हमारे जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होता है मेंटेनेंस का, हेलो सर सर। वो वेरी होता है या फिर फिक्स्ड रहता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोर और लेस फिक्स ही रहता है, लेकिन अभी जैसे डिपेंडिंग ऑन द मार्केटिंग सिचुएशन, मार्केट कंडीशंस एंड डिमांड्स, हम कभी कभी उसमें वेरिएशन भी लाते हैं, बट मोर और लेस। हेलो सर। हेलो सर, जो हमारा इतना भी हम मेंटेनेंस जो कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस, जो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बाद सर हमारा ब्रेकडाउन क्यों होता है सर? ऐसे मतलब सडन हमारा इक्विपमेंट कैसे खराब हो जाता है इतना मेंटेनेंस होने के बाद? ये सही क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको वो रेशियोज बताया, परफॉर्मेंस रेशियोज। अगर मेरा इतनी सारे मेंटेनेंस अगर प्रॉपरली हो रहा है तो फिर मेरा ब्रेकडाउन होना नहीं होना चाहिए। तो उसकी ग्राफ भी वैसे ही होती है। द मोर यू डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यस सर, द लेस यू विल हैव द डिफेक्ट्स। तो आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कम करना होगा, दैट शुड बी द आइडियल केस। लेकिन होता क्या है, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सही से नहीं किए हैं और वो बस हम फॉर द सेक ऑफ डूइंग द मेंटेनेंस हमने कर लिए हैं, तो फिर वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कन्वर्ट होना ही होना है। तो दिस इज द रीजन कि हम जब कोई मेंटेनेंस करते हैं, हम उसका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को चेक करते हैं। हम जो रेशियो के बारे में जो बताए, यही रीजन था उस रेशियो के बारे में बताने का। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, हाँ क्लियर हुआ। और एच हिरेमत आप कहाँ से, इस टाइप कहाँ से हैं आप? हेलो सर। हाँ, और कुछ डाउट? नहीं सर। अच्छा चलिए, कुछ आपको इससे कुछ सीखे आप? 2 घंटे का आप जो टाइम अभी दिए, और आपके मतलब इसमें आप कुछ सीखे, कुछ गेन? हाँ संदीप, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। सर ये जो ओवरऑलिंग जो होता है, ओवरऑलिंग होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंडर आता है ना सर? हाँ, ओवरऑलिंग जनरली मेजर ओवरऑलिंग्स, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। ऐसे वो आजकल की कंसेप्ट में कभी कभी हम इसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी कंसिडर करते हैं, बट इट इज ए लॉन्ग टर्म। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर। अविनाश जो बोलिए। भी हमारा मेंटेनेंस है सर, हाँ सर, जो मेंटेनेंस अभी हम मेंटेनेंस के ऊपर सर, हम जब इंटरव्यू में जाएंगे सर, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ऐसे? हाँ, मेंटेनेंस के ऊपर अगर आप कभी कुछ क्वेश्चंस आता है तो बेसिकली आएगा कि आपको वो पहले पूछेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं। सपोज आपने बोले कि मैं मेंटेनेंस में हूँ, तब आपको पूछेंगे कि आप किस इक्विपमेंट, मतलब किस सेक्शन में कौन सा काम आप देखते हैं। जो काम आप देखते हैं तो आपको मेजरली वो उसके रिलेटेड आपको काम, जैसे आपको मिसाल, मतलब आप किस में, मैकेनिकल के हैं कि इलेक्ट्रिकल का अविनाश? सर इलेक्ट्रिकल में सर, मैं इलेक्ट्रिकल के हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिकल में है तो आपकी जो इक्विपमेंट्स आप टेक केयर करते हैं, तो उसके बारे में पहले आप मेंटेनेंस तो तभी कर पाएंगे जब आपकी एक मशीन के ऊपर नॉलेज रहेगा, या इक्विपमेंट नॉलेज जरूरी है, तो वो आपको इक्विपमेंट के ऊपर पूछेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद के लिए क्या है सर? क्या फ्रेशर्स के लिए? अच्छा, फ्रेशर्स के लिए तो आप अगर मतलब मेंटेनेंस में वो वही पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। सबसे बड़ा कॉमन सा सवाल यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव एंड दिस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, और आपको पूछेंगे वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, ये 2-3, और रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये 4-5 क्वेश्चंस आपकी मेंटेनेंस रिलेटेड फ्रेशर्स के लिए है। और उसके साथ साथ आपको क्या पूछेंगे, जैसे आप स्पेयर के रिलेटेड है तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल स्पेयर्स में नहीं पूछते हैं फ्रेशर्स को जैसे हम लोग पूछते हैं उनको वही कि हेक्सागोनल हेड क्या होता है,
उसका थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स क्या होती है, गैस्केट्स क्या होता है, ये सब तो जो मेजर, जो मतलब जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स को जैसे होता है ना, और ये सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज, बोल्ट्स, ये सब फैशनर्स, मतलब जितने टाइप के, तो फैशनरी होगा बोल्ट्स एंड नॉट्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये सब पूछते हैं फ्रेशर्स को। इसके ऊपर आप थोड़े से नॉलेज रख सकते हैं। ये तो आपके मशीन डायनामिक्स, मशीन डिजाइन उसमें तो सब कुछ पढ़ाया गया है नहीं? और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज और थ्रेड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। हाँ सर, बट्रेस थ्रेड, वी थ्रेड, एक्मी थ्रेड, बहुत सारा थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड्स, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ये सब पढ़े हैं। यस, मशीन वही डिजाइन। सब सवाल, हाँ मशीन डिजाइन में, और कुछ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़े। यस सर, यही सब चीजें ही पूछते हैं फंडामेंटल्स। ऐसा कुछ एकदम से आपको डिटेल में प्लांट के बारे में कोई नहीं पूछेगा अगर आप फ्रेशर से। ठीक है, तो शुड वी स्टॉप ओवर हियर? ओके सर, थैंक यू सर। श्योर सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू। कहाँ पे क्लास है आप? जिप में? सर चलेगा सर। हेलो, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ बोल रहे हैं। तो फिर सर का जो पीपीटी है, मैं सर से बात कर लेता हूँ अभी फोन से, ठीक है ना? सर का भी 2 क्लास है, ठीक है ना? तो वो तो आप देखे होंगे शायद, शेड्यूल में दिया हुआ है 15 तारीख और 19 तारीख, ठीक है ना? हाँ सर। तो 19 तारीख मतलब अगर सर अगर बोल देते हैं कि अभी ये दे देंगे तो आप लोग को पीपीटी दे देंगे तो आपको दे देंगे, अदरवाइज 19 तारीख को दोनों ही, मतलब जो भी सर देंगे हम दे देंगे। बात कर लेते हैं सर से अभी। और कल का जो है ना, कल का सेकंड हाफ में एक क्लास था जो कि अभी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो कल फर्स्ट हाफ में कोई क्लास नहीं है, तो क्लास नहीं मतलब मेंटेनेंस का कोई क्लास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेंटेनेंस का कोई क्लास नहीं है। तो वो शेड्यूल भी, वो जो हम लोग का स्लॉट है वो भी मेकअप किया जाएगा। कुछ जो हम लोग का बगाड़े सर का कुछ टॉपिक बाकी है, या एक आर्टिंग के ऊपर भी एक टॉपिक बाकी है। आर्टिंग आप लोग को जानना जरूरी है, आर्टिंग सिस्टम के ऊपर, तो वो टॉपिक भी बाकी है। तो हम लोग उस चीज को इसमें मेकअप कर लेंगे, ठीक है? तो ये एक पहला पॉइंट है। और सेकेंड हाफ का जो क्लास होगा वो आपको कल हम 12 बजे के बाद ही बता पाएंगे कि सर लेंगे या नहीं लेंगे। बट सर ये बोले हैं 60-40 चांस है नहीं लेने का और लेने का। नहीं लेने का 60%, 40% लेने का। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं लेंगे तो सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद आपको इंटीमेट कर देंगे हम। ओके सर, ठीक है सर। तो स्लॉट कोई खाली नहीं जाएगा, स्लॉट पूरा भरा हुआ रहेगा। कल फर्स्ट हाफ में सर क्लास लेंगे, कल फर्स्ट हाफ आप लोग का ब्लैंक नहीं जाएगा। कल मेंटेनेंस का मॉड्यूल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेंटेनेंस का कोई मॉड्यूल नहीं है कल फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में तो शेड्यूल में है, जो कि क्या होगा वो 12 बजे के बाद ही हम बता पाएंगे। और फर्स्ट हाफ का जो क्लास है वो बगाड़े सर लेंगे या अर्दिंग से मैं ले सकता हूँ। हेलो सर। ठीक है, ठीक है, एंड मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? सर डब्बू बात करेगा अभी आपसे। हाँ बोलो श्रीवास। सर वो मैं बोल रहा था जैसे ट्रांसफार्मर का, यार जोर से बोलो ना, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है एकदम। हेलो। हाँ बोलो, अभी बोलो। हाँ सर, वो जो ट्रांसफार्मर का जैसे टेस्टिंग होता है ना, डीजीए टेस्टिंग, इस पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के ऊपर भी एक अच्छा सा देखते हैं। ट्रांसफार्मर देखो, पहला पॉइंट क्या है ना, अर्थिंग का पार्ट, जो ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन पढ़ाने के लिए आएंगे सर, वो हो सकता है कि मैं टेस्टिंग के ऊपर टच करे। फिर भी हम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के ऊपर एक बार एक क्लास होगा, मैं देखता हूँ क्या होता है। बट अर्थिंग का जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहे थे बहुत जन से, वो लोग बोला है कि ऐसे अर्थिंग का क्लास मिस मत कराओ, लड़का लोग को करवा दो वो क्लास। अर्थिंग का टाइप क्या होता है और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आर्थ टेस्टर जो होता है उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता देने के लिए। तो ये एक हो सकता है, ये एक बाकी है, बगाड़े सर का कुछ टॉपिक बाकी है। तो हम लोग का कोई भी स्लॉट खाली नहीं जाएगा। और
आज देख रहे हैं कि आप लोग का पार्टिसिपेंट अभी बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग सब चाहते हैं, तो ऐसे ही रहिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। इन मीटिंग करते हैं। ओके सर।